नमस्ते। प्रोफेसर अभय दुबे साहब के साथ साप्ताहिक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम लोग भगवान के नाम से शुरू कर रहे हैं। तो एक स्मृति ईरानी जी का ट्वीट है, भगवान का ओम है, इसको आप देख लीजिए। स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी कल ओंकारेश्वर में थे और वहां पे वो भी एक ज्योतिर्लिंग में है और वहां पे जब वो पूजा कर रहे थे तो उन्होंने रामनामी मतलब जिसपे ओम लिखा हुआ था वो ओढ़ा हुआ था। तो जब आप उसको उन्होंने ट्वीट किया और ये बताने की कोशिश की है और लिखा है कि हाँ अब ठीक है, ओम नमः शिवाय। अब उसमें जो ओम है वो उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की है कि राहुल गांधी उस ओम वाली जो रामनामी है उसको उल्टा ओढ़े हैं, मतलब उल्टा इन द सेंस कि ओम उल्टा है। लेकिन वो भूल गए कि जब आप सामने से ओढ़ेंगे, सामने सामने दिख रहा है तो ओम इधर से आएगा, पीठ पे उल्टा हो जाएगा। खैर, मेरा जो कहना है कि जिस तरह से भाजपा की कैबिनेट सरकार और पूरी भाजपा के मंत्री, मुख्यमंत्री राहुल गांधी क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे ओम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा अगर किसी विषय पे इन लोग फोकस किए होते तो देश की कुछ समस्याओं का समाधान हो जाता। और वैसे भी मैं तो भाई मैं सनातनी हिंदू हरदम बार बार कहता हूं, शिव के यहाँ उल्टा पहनिए, सीधा पहनिए, कपड़ा पहनिए, मत पहनिए, सीधे करिए, नहा के करिए, बिना नहाए करिए। शिव को शायद लोग समझे ही नहीं है। शिव तो अल्टीमेट है, मतलब उस जहां जिसने शिव को समझ लिया उसको। मैं इसका इसलिए प्रोसा आपसे कर रहा हूं कि इतना फोकस राहुल गांधी के ऊपर सारी बीजेपी लगी हुई है, क्यों? क्या क्या दिक्कत है राहुल इसका एक गांधी? बड़ा प्रमुख और स्पष्ट कारण है जिसको हम लोगों को कहना भी चाहिए और रेखांकित भी करना चाहिए। अभी तक नरेंद्र मोदी को यह सुविधा मिली हुई है कि उनके सामने पूरे देश के पैमाने पर कोई एक चेहरा नहीं है। वो सबसे बड़े चेहरे हैं, सबसे प्रभावी चेहरे हैं। वो एक मंच से खड़े होकर सारे देश को संबोधित कर सकते हैं, करते रहे हैं और उनकी बात देश के बहुत से लोग सुनते भी हैं। यहां तक कि वो लोग भी सुनते हैं जो लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते और उनकी समीक्षा करने के लिए सुनते हैं। बड़ा नरेंद्र मोदी की शख्सियत धीरे धीरे इस तरह की बन गई है। अब जो गैर भाजपा शक्तियां हैं उनमें केवल राहुल गांधी ही एक ऐसे चेहरे हैं जो नरेंद्र मोदी के मुकाबले एक शख्सियत के तौर पर उभरना चाहते हैं। ये उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है वो एक तरह का बहुत बड़ा दांव है। वो उसे जो चुनाव की फौरी जरूरतें और राजनीति की फौरी जरूरतें हैं उनसे अलग हटकर अपने आप को एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में राष्ट्रीय मंच पे पेश करना चाहते हैं जो जो फौरी रोजमर्रा की राजनीति से ऊपर और अलग किस्म का व्यक्ति है और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जो देश टूट रहा है उसको जोड़ना चाहता है। अच्छा, राहुल गांधी की ये जो कोशिश है, ये भले ही हम लोगों को लगे कि ये गुजरात के चुनाव में उनकी यात्रा नहीं जा रही है, हिमाचल प्रदेश में नहीं जा रही है, वगैरह वगैरह, हम लोग इस तरह की बातें करते हैं और हमें करनी भी चाहिए क्योंकि आखिरकार जो राजनीति की लड़ाई है वो तो एक मैदान में हो रही है। राहुल गांधी तो उस मैदान में है नहीं, वो तो किसी दूसरे मैदान में अपनी तलवार चला रहे हैं। लेकिन इसका एक लाभ भी उन्हें मिला है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये मिला है कि बहुत सारे गैर कांग्रेसी तत्व उनके साथ जुड़ गए। ऐसे तत्व उनके साथ जुड़ गए हैं जिनको आप नरम लेफ्ट, नरम वामपंथी कह सकते हैं। ये लोग पहले कांग्रेस के खिलाफ राजनीति किया करते थे। ये लोग पहले कांग्रेस के खिलाफ राजनीति किया करते थे और गैर कांग्रेसवाद के बुलवर्क थे ये लोग। लेकिन अब ये सब लोग राहुल गांधी के साथ जुड़ गए। कल ही मैं एक गोष्ठी में गया था तो वहां पे सोशलिस्ट इनिशिएटिव बनाने का इनिशिएटिव का दावा करने वाले एक बुद्धिजीवी थे। तो उन्होंने साफ, जो मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारों के अनुयायी रहे हैं और अभी भी शायद हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई एक ही आदमी लड़ रहा है, उसके साथ हम लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए। और कांग्रेस ने पहले जो काम किए हैं, बहुत सारे गड़बड़ काम किए हैं, उस इतिहास में नहीं जाना चाहिए। इस वक्त मौजूदा राजनीति की जरूरतें हैं। तो ये अब से नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर उनके साथ देखी गई। कभी कोई ऐसे व्यक्ति भी जुड़े, ये आपके जो प्रशांत भूषण, उन्होंने उनके साथ पद यात्रा की। तो योगेंद्र यादव पहले से ही जुड़े हुए हैं, सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। वो तो बाकायदा यात्रा के कुछ एक नेताओं में से एक हैं। विजय प्रताप जी भी कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़े हुए हैं।
और विजय प्रताप जी से अगर आप बातचीत करें तो विजय प्रताप जी कहते हैं कि भाई वो कुछ ऐसी बातें राहुल गांधी कर रहे हैं जो आज के जमाने में कोई और नहीं कर रहा है। वो एक दो ऐसे व्याख्यानों का राहुल गांधी का जिक्र करते हैं, इसमें राहुल गांधी जाति, धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर समाज को स्पर्श देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये राहुल गांधी धीरे धीरे कर यात्रा उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि हम गुजरात का चुनाव हार जाएं तो हार जाएं, हिमाचल प्रदेश का चुनाव न जीत पाए तो न जीत पाए। लेकिन वो नरेंद्र मोदी के मुकाबले अपनी शख्सियत को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा उसका एक बहुत बड़ा उपकरण है और इस चीज को भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया है। इस चीज को नरम वामपंथियों ने भी समझ लिया है, जिनकी विचारधारा और राजनीति की गोटी भारतीय जनता पार्टी की उभार के कारण पिट गई है। उनको लगता है कि अब राहुल गांधी के जरिए ही वो दोबारा से मुख्य धारा में आ सकते हैं और दोबारा से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। और ये बात मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं, क्योंकि कल जो जिस तरह से उन्होंने रवि सिन्हा ने अपनी बात कही, हालांकि वो मेरी बात की ही आलोचना कर रहे थे, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। उस समय एक नई प्रवृत्ति मुझे दिखाई पड़ी, जो नरम वामपंथी है, चाहे वो समाजवादी खेमे से आ रहा हो, चाहे वो मार्क्सवादी खेमे से आ रहा हो, वो सब के सब, मैं कहता हूं, कांग्रेस के खटारे पर सवार होने के लिए तैयार है। ये मैं व्यंग में कह रहा हूं। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी को खटारे में भी बदल दिया है। वो पहले वो मर्सिडीज कार की तरह उनकी गाड़ी उनकी पार्टी दौड़ती थी, अब उन्होंने कर दिया है। लेकिन ठीक है, वो अपने उस खटारे को खींच रहे हैं। राहुल गांधी उन्हीं का बनाया हुआ खटारा है। और देखिए अब क्या होता है, क्या वो नरेंद्र मोदी के मुकाबले अपनी शख्सियत को जमा पाते हैं या नहीं जमा पाते हैं। इसको बीजेपी समझ रही है। इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं राहुल गांधी का वो कितना भी मजाक उड़ाए, उनके ओम को कितना भी उल्टा करके पेश किया जाए, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं चिंतित हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, भाजपा की सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और केंद्र सरकार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी बन रही होगी, जो बाद में समझ में आएगी जब चुनाव नजदीक आएंगे। तो ऐसे उन्हें लगता है कि इस माहौल का फायदा उठा कहीं राहुल गांधी की शख्सियत खड़ी हो गई। राहुल गांधी ने दाढ़ी बढ़ा ली है, वो बच्चों को गोद में खिला रहे हैं, वो बूढ़ी औरतों के साथ में चल रहे हैं, और वो चाय सड़क के किनारे बैठकर चाय पी रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं। वो आमतौर पर एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर पेश आ रहे हैं जिसे चुनावी राजनीति की चिंता नहीं है जी, और एक ऐसा राजनेता जो घोषित रूप से चुनावी राजनीति की फिक्र जिसने त्याग दी है, और उसके अलावा वो ऐसा कर रहा है इसका चुनावी राजनीति से सीधा ताल्लुक नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा भाजपा के अंदर एहसास है, इसलिए वो हर तरह से उनकी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसमें कामयाब नहीं होंगे भाजपा वाले। राहुल गांधी को इससे फायदा जरूर होने वाला, ये हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं। राहुल गांधी को इससे, जो लोग उनकी निंदा आलोचना करते थे वो उनके साथ जुड़ गए हैं। राहुल गांधी को इससे जरूर फायदा होने वाला है, लेकिन उस फायदे की मात्रा कितनी होगी, उसकी व्यापकता कितनी होगी, उसकी राजनीतिक प्रभावकारिता कितनी होगी, ये सब हम लोगों को नहीं पता जी जी। इसकी परीक्षा चुनाव के मैदान में होगी। देखिए, अंततः यात्रा जब खत्म हो जाएगी तो अंततः तो इसकी परीक्षा चुनाव के मैदान में होगी। राहुल गांधी खड़े होकर जब वोट मांगेंगे तो कितना वोट उन्हें मिलेगा। जी जी। मैं इसको और आगे थोड़ा बढ़ा दूं। भाई मेरी जो लोग जान पहचान के हैं या जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो उसमें मैं मेजॉरिटी जो है वो एंटी कांग्रेस वाले थे। और मैं आपको बताऊं, पिछले 1-6 और खास करके उससे यात्रा जोड़ी है, नाम किसी का इसलिए नहीं ले रहा हूं, सार्वजनिक रूप से बहुत से लोगों को ठीक नहीं लगेगा। मुझे एक आदमी ऐसा नहीं मिला, सब कह रहे हैं भाई नहीं ये ठीक है, चलना चाहिए। कोई कह रहा है कि एक ही दिन चले। आज नीरजा चौधरी जी का एक बड़ा लेख है, आपने भी देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस में, वो गई फॉलो की है वो, और उन्होंने लिखा है कि ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और जो आप आशंका बता रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इसको संगठन में कैसे वो अपनी खटारा गाड़ी को कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाँ, नीरजा ने लिखा है कि भाई नीरजा ने लिखा है कि अभी सांगठनिक मेहनत करना बाकी है। तो वो एक है। और देखिए, अंततः तो हर राजनीति की, हर प्रभावकारिता, हर कदम की, हर रणनीति की परीक्षा तो चुनाव के मैदान में ही होने वाली है। आप गैर पार्टी राजनीति तो नहीं कर रहे हैं। अंततः एक पार्टी के नेता हैं, वो पार्टी चुनाव लड़ती है, वो सत्ता की दावेदार है। अभी भी कांग्रेस में राहुल गांधी सबसे बड़े नेता हैं जिनके नाम पर वोट पड़ता है, और किसी के नाम पर वोट नहीं पड़ता। जो भी मिलता हो कांग्रेस को वोट, कम या ज्यादा, वो इसको बढ़ाना चाहते हैं। वो इसको कांग्रेस के परे जाकर अपने आप को एक ऐसी शख्सियत के रूप में पेश करना चाहते हैं जो न केवल कांग्रेस का
बल्कि सारे देश का नेतृत्व करने का दावा करे और उसके दावे को लोग गंभीरता से लें। ये जी उनकी इच्छा है, उनका जी कार्यक्रम ये है। अब इस जी कार्यक्रम में वो किस हद तक सफल होते हैं कि नहीं होते हैं सफल, या उनकी पूरी यात्रा बाद में अंततः केवल एक हल्की सी फुलझड़ी ही साबित होगी, ये सब देखने की बातें हैं। और भारतीय ठीक जनता पार्टी ये सब जो कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ देश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है, वही तय करेगी। और परिस्थितियां भी राहुल गांधी के अनुकूल होंगी तो उन्हें उस लाभ, जो लाभ उन्हें होगा, वो लाभ बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं एक हेमंत बिस्व शर्मा की बात करूंगा, लेकिन थोड़ा अंत में, क्योंकि मैं जरा गुजरात इलेक्शन पे, ये सारी चीजें रिलेटेड है। जी। अमित शाह साहब, अब जिस चीज को हमें ऐसा लगता है कि अगर कहीं कोई विदेश जाता है, या मोदी जी का खुद ही वीसा कैंसिल हुआ था, B1 B2 A2 तो नहीं दिया था, B1 B2 उन्होंने रिवोक किया था गोधरा कारण। कल वो उस पे कहे कि गोधरा देखिए मैंने कितना बढ़िया किया हम लोगों ने, और उसके बाद बिल्कुल वो कर दी। अब वही पुराना गोधरा, वही पुराना पुलवामा, ये सारे वही सब उठा के बीजेपी के जितने लोग हैं, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे मोदी जी हो, यही सब बातें बोल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि वो फिर कोई इशू बचा नहीं है गुजरात इलेक्शन में, खास करके? आप कई बार मैंने पढ़ा है, वो ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो तो कांग्रेस के जमाने की चीज थी, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता था सरकार में, इसलिए उसके खिलाफ जनता की नाराजगी बनती थी, तो एंटी इनकम्बेंसी नाम का एक जुमला बन गया, एक फिक्रा बन गया। भारतीय जनता पार्टी दरअसल प्रो इनकम्बेंसी लेके आई है सामने, लेकिन अमित शाह की बात तथ्यता गलत है। भारतीय जनता पार्टी प्रो इनकम्बेंसी भी होती है और एंटी इनकम्बेंसी भी भारतीय जनता पार्टी पे असर पड़ता है, और अभी इन चुनावों में ऐसा कुछ दिखाई भी पड़ रहा है, और बिहार में और गुजरात में भी दिखाई पड़ रहा है। देखिए, भाजपा, उनको जो विश्वास है गुजरात में, वो यही विश्वास है कि हमारे खिलाफ जो वोट हैं वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बढ़ जाएंगे जी, और इसलिए हम पहले से भी ज्यादा अच्छी सीटों से जीतेंगे। उसके पीछे ठोस बात यह है, बाकी फिक्रेबाजी है कि एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी, ये सब बेकार की बातें हैं। दूसरी बात, एक बार जो मैंने पिछली बार भी कही थी, कि हमें ये देखना ही चाहिए कि भाजपा का जो सामाजिक गठजोड़ है गुजरात में, वो कायम है कि उसका क्षय हो गया है। जी, मुझे अभी तक नहीं दिखाई पड़ता है कि उसका क्षय हो गया है। मुझे कम से कम नहीं दिखाई पड़ता है कि क्या पटेलों में से कुछ वोट भाजपा के टूटे हैं, क्या क्षत्रियों में से कुछ वोट भाजपा के टूटे हैं, या ऊंची राजपूतों में से, जिनको गुजरात में दरबार कहते हैं, राजपूतों में से, ब्राह्मणों में से और जैनों में से भाजपा के कुछ वोट टूटे हैं, क्या भाजपा के आदिवासियों में जो उनका हिस्सा था उसमें से कुछ वोट टूटे हैं। ये सब समझ में अभी तक नहीं आया है जी, क्योंकि भाजपा को सर्वेक्षणों में जो वोट मिलते दिख रहे हैं, उससे लगता है कि उनका सामाजिक गठजोड़ अभी कायम है, और उनके खिलाफ जो वोट है वो वोट तय नहीं कर पाया अभी तक कि वो कांग्रेस के खाते में जाएगा कि आम आदमी पार्टी खाते में जाएगा। जी, और वो वोट जो भाजपा के खिलाफ है, उसकी संख्या पहले के मुकाबले ज्यादा है। ये भाजपा के लिए बहुत चिंताजनक बात है। अगर कहीं उसने ये तय कर लिया कि वो अपना वोट बर्बाद नहीं करेगा, एक ही ध्रुव पे देगा, वो कोई भी ध्रुव पसंद करे, आम आदमी पार्टी पसंद करे या कांग्रेस पसंद करे, तो भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो बढ़ जाएगा तो जाहिर है कि भाजपा की सीटें ज्यादा आएंगी। जी। मैं एक चीज इसलिए, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा साहब ने अभी गुजरात में जाके उन्होंने सद्दाम अद्दाम से इनका वो किया, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। मैं असम में अजीब सी चीज हुई, असम के कुछ लोग अभी वहां मेघालय में चले गए, उनके वहां गोली चली, 5 मेघालय के लोग मारे गए, एक उनका फॉरेस्ट गार्ड मारा गया। उससे पहले मिजोरम में इनके पुलिस एक दूसरे के ऊपर गोली चलाई है। हेमंत बिस्व शर्मा अरुणाचल प्रदेश में ये काम कर चुके हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जिग्नेश मेवानी को उठवा के वहां लेते गए। तो ये क्या, ये मतलब हमारे जो अमित शाह साहब है उसका छोटा एक प्रोटोटाइप अपने को कहीं डेवलप कर रहे हैं कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि ये गृह युद्ध जैसी स्थिति हो रही है। अगर ये जिस प्रोटोटाइप की आप चर्चा कर रहे हैं, ये तीसरा बंदा है जी। भाई, अमित शाह हो गए, फिर आदित्यनाथ जी हैं आपके उत्तर प्रदेश में, हाँ, और तीसरे हेमंत बिस्व शर्मा हैं। तो ये उत्तर पूर्व के आदित्यनाथ के तौर पे उभरना चाहते हैं, क्योंकि आसाम में। जी भाई साहब, मेरा जो प्रश्न है, मैं एक मिनट में कर दूं, ये जो स्टेट की पुलिस, एक स्टेट की पुलिस दूसरी स्टेट पे गोली चला रही है, ये तो अजीब सी बात हो रही है, और ये लगातार हो रहा है।
लगातार हो रहा है और इसके लिए उनको चेतावनी भी दी गई है। जब पिछली बार इस तरह का विवाद हुआ था तो एक पंच फैसला करने की कोशिश की गई थी, अखबारों में भी उसकी चर्चा हुई थी, हम सब लोगों ने उसके ऊपर गौर किया था। लेकिन उनको लगता यह है कि वो अपनी एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना, एक दबंग मुख्यमंत्री की छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश का पिछली बार चुनाव हो रहा था तो मैंने आपके मंच पे भी ये कहा था और दूसरी जगहों पे भी ये बात कही थी कि आदित्यनाथ जी ने एक खास तरह के मुख्यमंत्री होने का एक मॉडल बनाया है। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है और आदित्यनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो उस मॉडल का दूसरे कई लोग पालन करेंगे, उसका अनुपालन करेंगे। उस वैसा मॉडल जो है वो उस रूप में अपने आप को पेश करना चाहेंगे और हेमंत बिश्व शर्मा उसके मेरे ख्याल से वो उसी मॉडल पे चल रहे हैं। जी जी। मैं एक और चीज इसलिए क्योंकि साप्ताहिक वो होता है, एक अजीब सी चीज मैंने देखी, कांग्रेस की सारी यात्रा बहुत अच्छी चली। जब बीजेपी शासित प्रदेशों में गई तो और अच्छा कर रही थी भाई, उसने कर्नाटक बहुत अच्छा किया, महाराष्ट्र बहुत अच्छा किया, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब अपना जहां पे उसका शासन है राजस्थान, वहां जब एंट्री करेगी तो घर में जैसा घमासान इस समय मचा हुआ है, वो कहीं सबसे खराब प्रदर्शन उसकी अपनी स्टेट में तो नहीं होने जा रहा है, यात्रा के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जिस तरह का तू मैं चल रही है, वो मुझे नहीं बहुत उससे ठीक दिखाई दे रहा है। देखिए, राजस्थान में जो कांग्रेस की स्थिति है, अभी भी सचिन पायलट के होने, कांग्रेस में बने रहने के बावजूद मुझे लगता है कि अभी भी कांग्रेस अशोक गहलोत पर निर्भर होकर ही विधानसभा के चुनाव की रणनीति बना पाएगी। और उस वक्त तक सचिन पायलट पूरी तरीके से, जितने भी अशोक गहलोत पूरी कोशिश करेंगे कि वो जितने हाशिए पर हैं, पहले से ही वो हाशिए पर हैं, उससे भी ज्यादा उनको और हाशिए पर धकेल दिया जाए। वो आ सकते थे राजस्थान की राजनीति के बीच में, मुख्यधारा में आ सकते थे, बशर्ते अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते और उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाता। अशोक गहलोत ने उनको ऐसा नहीं होने दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से उन्होंने इनकार किया और सोचा कि हम राजस्थान की राजनीति की बागडोर अपने हाथ में रखेंगे और किसी कीमत पर सचिन पायलट को उस नहीं लेने देंगे। और आला कमान भी जानता है कि या तो वो आला कमान एक बार तय कर ले कि अशोक गहलोत की सेवाएं उसे नहीं चाहिए, तब तो वो आला कमान अपनी मर्जी के मुताबिक सचिन पायलट को राजस्थान की बागडोर थमा सकता है। लेकिन अभी अशोक गहलोत, मुझे नहीं लगता कि आला कमान उनसे हाथ धोने के लिए तैयार है, तो अभी सचिन पायलट को हाशिए पर रहना होगा। जी नहीं, मैं इसको थोड़ा सा और जैसे मैं देख रहा हूं, ये बार बार प्रियंका गांधी जी जब आती हैं कहीं स्टेज पे तो ये शुरू हो जाता है। पहली बार भी जब सचिन पायलट साहब का हुआ, वो भाग के गए थे, राहुल गांधी के साथ पद यात्रा किए। अशोक गहलोत का ये मोरलेस तय था कि वो अध्यक्ष बनने की रेस में रहेंगे और ये उससे पहले ही चाहते थे कि चीफ मिनिस्टर बन जाएं, डिमांड होने लगी और वो एक कहीं से मामला फेल हो गया। मैं अभी भी मानता हूं इनको सबसे ज्यादा उनका पैरोकार होना चाहिए था सचिन पायलट को, कि अध्यक्ष बनाओ, मेरा नेता अध्यक्ष हो, तुम्हारा कांग्रेस अध्यक्ष कैसा हो, अशोक गहलोत जैसा हो, इनको नारे लगाते हुए आना चाहिए था। ये उसी में लग गया कि मैं पहले वो बन जाऊं। अब फिर प्रियंका गांधी को ये पर कल लेके परसों लेके पहुंचे हैं राहुल गांधी के पास और वहां से फिर शुरू हुआ है ये सब। उससे पहले अजय माकन के थ्रू प्रियंका गांधी जब अजय माकन के थ्रू कोई स्टेटमेंट दिलवाई, अजय माकन बजाय एमसीडी इलेक्शन के वो वहां पे कहने लगे कि क्यों नहीं। तो मुझे ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये सचिन पायलट को थोड़ा धैर्य अगर रख लेते, और अभी जब अशोक गहलोत पड़े हुए हैं वहां एक इलेक्शन के बीच में गुजरात में, वो पूरी तरह से 1-1.5 महीने से वहां लगे हैं, तो इस समय ना प्रियंका गांधी जी को अगर वो इन्वॉल्व हैं और ना सचिन पायलट को इस समय डिस्टर्ब करने की जरूरत होनी चाहिए। इलेक्शन हो जाता पर ये सब बात करते। तो आपका ये अवलोकन बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं अभी भी मानता हूं कि कांग्रेस आला कमान कमजोर है। जिस पार्टी का आला कमान तगड़ा होता है उस पार्टी में इस प्रकार की तू मैं होती तो है, लेकिन ज्यादा चलती नहीं है, वो उसको नियंत्रित कर लेता है। खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं तो ये तो काम खड़गे साहब का है कि इन दोनों को कंट्रोल करें। आप देखिए, खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, इन दोनों में तू मैं हो रही है, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन खड़गे का नाम कहीं नहीं आ रहा। जयराम रमेश बोल रहे हैं, यहां तो खड़गे साहब को अपना कोड़ा चटकाना चाहिए, अथॉरिटी दिखानी चाहिए कि भाई ये आप नहीं कर सकते। आप दोनों पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप अध्यक्ष रह चुके हैं राजस्थान कांग्रेस के, हैं, आप उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आपका नाम चल रहा था,
और आप दोनों इस तरीके की बातें कर रहे हैं, आपकी सारे जमाने में थू थू हो रही है राजस्थान कांग्रेस की। तो खड़गे साहब को चाहिए कि इन दोनों को बुलाएं, एक कमरे में बैठाएं। अमित शाह क्या करते हैं, जब बहुत राज्यों के स्तर पर बहुत ज्यादा इस प्रकार की सिर्फ फुटबॉल होती है, तो वो दोनों पक्षों को कमरे में बैठाते हैं कि एक दूसरे को जितनी गाली देनी हो गाली दे लो, लेकिन कमरे से बाहर निकल के अगर कोई इस तरह की बात बोला तो पार्टी से निकाल दूंगा। तो फिर लोग जो कुछ करना होता है आपस में तय करके समझौता करके बाहर निकल आते हैं, कहते साहब अब हम लोगों का सेटल हो गया, इसको अब हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। तो ये अभी भी कांग्रेस का आला कमान कमजोर है। कांग्रेस के आला कमान में खड़गे के चुने जाने के बावजूद भी वो बात नहीं आई है जो कि आना चाहिए था। भाई तो सीधा सीधा खड़गे के क्षेत्र में आता है कि वो राजस्थान की ये समस्या है, इसको हल करें। समस्या वैसी की वैसी ही है, पहले से भी ज्यादा खराब लग रही है, तो नया अध्यक्ष चुनने का फायदा क्या हुआ? जी मैं चलते चलते एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि वो थोड़ा हाशिए में दब गया है लेकिन इंटरेस्टिंग होगा। ममता बनर्जी जी, जिनके पास मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए भी टाइम नहीं रहता था, वो आके कहती थी मेरी कहीं और मीटिंग है, तुरंत भाग। शुभेंदु अधिकारी जी को कल बुला के अपने दफ्तर में उनसे मिल रही हैं और बातचीत कर रही हैं। और हालांकि ये मुश्किल है, क्योंकि ममता बनर्जी का जैसा है, वो जिस तरह की हैं, उसमें वो अपने विरोधी से इस तरह का बर्ताव नहीं करती हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं अपना वो और भी तलाश रही हैं कि पोस्ट 2024 कहीं ये जो विपक्ष ने मान लिया ना कि ये कहां जाएंगे, हमारे सिवाय जा ही नहीं सकती हैं कहीं, उस रास्ते को भी तलाश रही है ममता बनर्जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब 1980 के और 90 के दशक की पार्टी नहीं रही। वो जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, क्षेत्रीय शक्तियों से कोई ताकत प्राप्त करने के वो मूड में नहीं है। वो जमाना था जब क्षेत्रीय शक्तियों को कांग्रेस के विरोध में खड़ा करके और ये कह कर कांग्रेस जो है वो क्षेत्रीय शक्तियों का दमन करती है, हम आपके साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके जरिए अपने आप को अपनी राष्ट्रीय राजनीति की थी, और बड़ी कामयाबी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने की थी। आज भाजपा जिस मुकाम पर खड़ी हुई है, वहां उसे हर क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ानी है और क्षेत्रीय शक्तियों को बाहर करना है राजनीति से। पश्चिम बंगाल में वो भरपूर प्रयास कर चुकी है, नहीं कर पाई। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी की जो नीति है उसमें वो किसी क्षेत्रीय शक्ति के साथ में कोई समझौता करने की स्थिति में है। आप देखिए, एक जमाने में बीजू जनता दल के साथ में भाजपा का समझौता हुआ करता था, आज वो समझौता टूट चुका है। तो और तेलंगाना के टीआरएस के साथ भी भाजपा का समझौता हुआ करता था, वो समझौता टूट चुका है। भाजपा की शक्ति से कोई समझौता नहीं है। शिवसेना से समझौता टूट चुका है। तो वो भाजपा अब वो बात नहीं रही। अब भाजपा को क्षेत्रीय शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। सारी क्षेत्रीय शक्ति जानती है कि इस पार्टी के साथ जाएंगे तो ये अगर जुड़ भी गई थोड़े दिनों के लिए तो पीठ में छुरा मारेगी, हमको हटाएगी, खुद गद्दी पे बैठेगी। तो वो मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। ये जो भाजपा की मौजूदा राजनीति है, ये संभावना उसके दायरे में फिट नहीं बैठती। नहीं, मैं उसको दूसरे ढंग से देख रहा हूं। जो नवीन पटनायक जी का रोल है, वो उस रोल में ना आ जाए। जैसे अभी तक वो अपने को विपक्ष का एक रैलिंग पॉइंट इसलिए नहीं आएंगी, वो उस रोल में इसलिए नहीं आएंगी कि उन्हें अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपने आप को मजबूत बनाए रखना है तो उन्हें न केवल विधानसभा का चुनाव जीतना है बल्कि लोकसभा के चुनाव में भी अपनी बढ़तरी कायम रखनी है। अगर वो लोकसभा का मैदान, जैसा कभी कांग्रेस और डीएम और द्रविड़ पार्टियों में समझौता हो गया था ना कि भाई विधानसभा आप जीत लीजिए, लोकसभा हमें दे दीजिए, इस तरह का समझौता ममता बनर्जी करने की स्थिति में नहीं है। ममता बनर्जी को न केवल विधानसभा जम के जीतनी है बल्कि लोकसभा में भी अपना दबदबा कायम रखना है। अगर लोकसभा में उन्होंने दबदबा छोड़ा अपना, तो आप निश्चित समझिए भारतीय जनता पार्टी जिन तेवरों के साथ पश्चिम बंगाल में मौजूद है, वो उनसे विधानसभा की सीट भी छीन लेगी, विधानसभा भी छीन लेगी, भले ही उसे 4-5 साल लग जाए उसमें। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए। और अगले हफ्ते तो शायद जब हम लोग बात कर रहे होंगे तो अंतिम चुनाव का राउंड चल रहा होगा गुजरात का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।